हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो रहा होगा आपको। जिसने भी मेरा पीवाईक्यू देखा होगा तो मैंने 2 पेपर के स्पीड सॉल्यूशंस बनाए हैं जिसमें मैंने प्रूव किया है कि हर क्वेश्चन पीवाईक्यू से आता है। अब मुझे स्पीड सॉल्यूशन बनाने का कोई वर्थ नहीं लगता है। ओके, तो मैं वापस अपने जो टारगेटेड सेगमेंट है पीवाईक्यू फॉर द जेई मेंस टॉपिक वाइज उसी पे वापस आता हूँ। उसमें अभी भी कुछ टॉपिक्स मिस हैं, जैसे जून शिफ्ट के 3 टॉपिक बाकी हैं और 2021 के अगस्त और जून शिफ्ट के अभी फिज़िकल बाकी है। तो मैं उसको ओके कर रहा हूँ जस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट जो अब जैन शिफ्ट में अपियर करेंगे। बीच में मैं कुछ और भी प्लानिंग लेके आऊँगा, तो वो अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस टॉपिक इज़ सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि ये बहुत ईजी होता है। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ़ अ रॉकेट फ्यूल रन्स ऑन अ फ्यूल C15H30 and the liquid oxygen, the weight of oxygen required and CO2 released for every liter of the fuel respectively are। और यहाँ पे फ्यूल का डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है वो मैं पहले लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इट। तो हमें एक मिनट, जस्ट मिनट। हमें दिया हुआ है डेंसिटी, मैं लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ द फ्यूल दिया हुआ है 0.756 ग्राम पर ml। देख रहे हो आप, ये हमें दे रखा है। और फ्यूल है एवरी लीटर, हमसे डेटा पूछा है। ओके, तो वॉल्यूम है 1 लीटर। तो क्या हम इन दोनों को यूज़ करके मास नहीं फाइंड कर लेंगे? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप मास निकालोगे तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना सिंपल। तो शुरू करते हैं। डेंसिटी इज़ गिवन, मास इज़ गिवन, वॉल्यूम इज़ गिवन। ओके, दोनों को पुट करते हैं। तो यहाँ से जो मास आ जाएगा 0.756 विच इज़ डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी की यूनिट में ml यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए आपको इस लीटर को ml में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ 756 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारे पास इस फ्यूल का मास। ओके, अब बैलेंस इक्वेशन लिखना है क्योंकि हमें CO2 चाहिए और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो C15 पता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे, कंप्लीटली कंबशन करोगे, तो इतना तो तय है कि सारे कार्बन CO2 में और सारे हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट होंगे। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 15 कार्बन, 15 लगा दो कोफिशिएंट। 30 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 15 लगा दो, यहाँ पे भी। तो ये 15 और ये 15 टू जा 30, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक कर लो। यहाँ पे 30 ऑक्सीजन, यहाँ 15, यानी टोटल 45। 45/2 लगा दो, 2 कैंसिल होकर नेट 45 ऑक्सीजन रह जाएगा। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। अब इसका मास हमें पता है 756 ग्राम। तो लेट्स कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो अब मैं इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो मोल्स किसका, C15H30 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर गिवन मास बाय मोलर मास, यही बचपन से हमने फॉर्मूला देखा है मोल्स का। मैं कहूँगा गिवन मास ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मोलर मास अभी फाइंड करते हैं। तो मोलर मास इसका जो होगा, सिंस 15 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 इंटू 15, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल 30 है, तो 1 इंटू 30। इन सबको समअप करो, विल गेट द रिजल्ट। ये आ रहा है 210 मोलर मास। तो इस हिसाब से अगर इसको इसमें आप पुट कर दो, गिवन मास 756 बाई मोलर मास 210, ये आ जाएगा मोल्स। ये वैल्यू आ रही है 3.6 मोल्स। तो यहाँ पे इसके मोल्स है हमारे पास 3.6 मोल्स, ये हमें पता चल गया। तो अब शुरुआत करते हैं। इसके 1 मोल के लिए 45/2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए 3.6 के लिए 45/2 इंटू 3.6 मोल्स, इतना हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। एंड सिमिलरली इसके 1 मोल के लिए 15 मोल CO2 चाहिए। आई थिंक CO2 ही पूछा है ना इसने। हाँ, CO2 रिलीज, ऑक्सीजन और CO2 पूछा है, तो CO2 को भी फाइंड करते हैं। 1 मोल के लिए 15 मोल CO2 चाहिए, तो इसीलिए 3.6 मोल्स के लिए इट इज़ 15 इंटू 3.6 मोल्स। एकदम सिंपल। तो दोनों के मोल्स हमारे पास आ जाएंगे और हमसे मास पूछा है और ऑप्शंस भी ग्राम्स में दिया हुआ है। तो O2 के लिए सबसे पहले मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू उसका मोलर मास, और O2 का मोलर मास होता है 32, 16 इंटू 2, O2 का 32, यानी इस वैल्यू को 45/2 इंटू 3.6 इंटू 32, ये पहला वाला डेटा आया हमारे पास। और इसमें इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 44। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, इसका 44 इंटू 15 कर देता है मोलर मास में। अरे भाई, मोलर मास ऑलवेज स्टैंड फॉर द मास ऑफ 1 मोल। 15 मोल का मास नहीं निकालना है आपको, क्या 15 है तो 15 इंटू इसका मोलर मास इज द टोटल मोलर मास। दैट इज़ रॉन्ग। किसने कह दिया है? जैसे आप शॉप में जाते हो, प्राइस टैग लगा रहता है ना, चावल वगैरह पे प्राइस टैग लगा रहता है, 50 रुपये किलो।
तो इसका मतलब पूरे सेटअप का ही 50 रुपये किलो चावल है। अगर 2 किलो लेके आओगे तो क्या बोलेगा, उसकी कीमत 100 रुपये किलो हो गई। तो वैसे मोलर मास पर मोल मास होता है, ध्यान रखें, जैसे वो पर केजी रेट प्राइस होता है ना, उसको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे मोलर मास जो होता है वो भी 1 मोल का मास है, उसको भी कितने कोफिशिएंट है इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए CO2 को अलग करके देखा करो। तो 15 × 3.6 × 44, ये दूसरे वाली वैल्यू आएगी जो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक बार फाइंड करते हैं इसे। देखो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ रही है, इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, यानी ये O2 का मास हो गया, इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, ये CO2 का मास हो गया। आंसर मैच कराते हैं, 2592 एंड 2376, 2592 2376, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस द सेकेंड क्वेश्चन। ये कह रहा है 120, ये ग्राम छूट गया इसमें, इट शुड बी ग्राम्स। 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स दिस मच CO2 एंड दिस मच H2O। इसका मतलब इसका सारा कार्बन, इसमें जितना कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के बराबर होगा, और इसमें जितना हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन के बराबर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ये CO2 बना है। आपने तो कंबशन अगर कराया है इसका, मतलब कंप्लीट कंबशन अगर कराया है, तो कंबशन में तो आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, थोड़े ही हम कार्बन हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी कार्बन है वो CO2 के बराबर, एंड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन है वो H2O के बराबर होगा। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सीधा सा बात है, मैं CO2 में कितना कार्बन है ये फाइंड करूंगा और H2O में कितना हाइड्रोजन है ये फाइंड करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। CO2, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, वाइट। CO2, इसका मास दिया हुआ 330 ग्राम्स, 30 ग्राम्स ये दिया हुआ, और यहाँ पे मैं H2O करूँगा। H2O, इसका मास दिया हुआ 270 ग्राम्स, भूल जाओ इसे। अब आ जाओ, कार्बन टारगेट करना है कि कितना कितना कार्बन है। तो मैं पहले CO2 को अलग लिखूंगा, इसका एनालिसिस करूंगा। तो इसका मोलर मास में मैं देख रहा हूँ कार्बन का 12 कंट्रीब्यूशन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 32 कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 16 टू जा 32। नेट ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम्स। कितना सिंपल। तो हम कहेंगे जब टोटल CO2 44 ग्राम है तो उसमें कार्बन 12 है, तो 44 ग्राम CO2 हैज़ 12 ग्राम कार्बन। कितना सिंपल, एकदम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की एनालिसिस से हमें पता चल गया। इसलिए 330 ग्राम्स में कितना होगा, 330 ग्राम CO2 हैज़ 12/44 इंटू 330 ग्राम्स कार्बन। एकदम ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप डायरेक्ट करोगे, एकदम यही सारी चीज़ें डायरेक्ट करोगे आप, तो आपको सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो ये आ गया हमारे पास कार्बन का मास, सिंप्लीफाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है, ये वैल्यू एग्जैक्ट 90 आ रही है। आप सिंप्लीफाई कर लेना 11 से कैंसिल करके। आ जाओ, अब यही सेम एनालिसिस मैं H2O के लिए करूँगा। तो देखो H2O को फिर से लिखता हूँ, फिर से इसका मोलर मास फाइंड करता हूँ, यही आइडिया देगा कि टोटल में कितना हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18, यानी 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, यही मैं लिखता हूँ 18 ग्राम H2O हैज़ 2 ग्राम H2, ख़त्म। H2 लिखना गलत होगा, हाइड्रोजन सीधा। अब शुरू करते हैं। तो 1 ग्राम के लिए आप निकाल लो 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए हमारे पास है 270 ग्राम वाटर। तो 270 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा, 2/18 इंटू 270, स्टोरी ओवर। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ रही है 30। अब मुझे देखना है, मैंने ये हाइड्रोजन तो निकाल दिया, इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, मैं भूल गया था क्वेश्चन क्या है। हाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दोनों पूछा है, तो यस दोनों चाहिए। अब परसेंटेज निकालना है, आपको पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें हो गई, कार्बन आ गया 90 ग्राम्स और हाइड्रोजन आ गया 30 ग्राम्स। कितना सिंपल। और इसका टोटल मास हमें 120 ग्राम दिया हुआ है, तो दिस टोटल इज़ 120 ग्राम्स, 120 ग्राम। तो इसका परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको भी पता है, मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 120 इंटू 100। सिंप्लीफाई करो, आई होप ये 75% आ जाएगा। सिमिलरली इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, अब टोटल में से माइनस कर दो 100 में से 25%, वैसे आप फाइंड भी कर सकते हो, वही सेम रूल, इसका मास बाई टोटल इंटू 100, दिस इज 25%। वैसे दो ही कंपोनेंट हैं, तो एक 75 है, तो बाई डिफ़ॉल्ट दूसरा 25 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट, ये रहा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द नंबर ऑफ n एटम्स इन 681 ग्राम ऑफ C7H5N3, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, C7H5N3O6, इसका है 681 ग्राम्स।
इसमें हमसे पूछा नंबर ऑफ एन एटम्स, एन एटम्स कितने होंगे। तो भाई एक ही प्लानिंग है इसमें। प्लानिंग ये है कि मैं इसके टोटल मोल्स फाइंड करूँगा और इसके एक मोल में, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, एक मोल में 3 मोल्स नाइट्रोजन एटम है। यही हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, जैसे कोई AX और BY होता है ना, इसका ये मतलब है कि इसके एक, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इसके 1 मोल में X मोल A है और Y मोल B है। जो ये सफिक्स होता है ये इनके मोल्स बताता है इसके एक मोल में, 1 मोल में। ओके, तो यही मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। तो सिमिलरली यहाँ कोफिशिएंट 1 कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है ना, जैसे CO2 + H2O। तो आप कहते हो ना एक मोल CO2 एक मोल H2O रिएक्ट कर रहे हैं, तो वही केस मैं बता रहा हूँ। तो इसके 1 मोल में 3 मोल नाइट्रोजन एटम है। तो शुरुआत करते हैं अब, यही हमारा क्लू है। तो सबसे पहले तो इसका मोल्स हमें निकालना होगा। तो मोल्स निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो 12 × 7 + 5, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 × 3, और ये प्लस 16 × 6। ये सब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 16 × 6 डायरेक्ट पुट किया करोगे। तो ये सब सम अप करोगे तो ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 227। देखो कितना अच्छा वैल्यू दिया है इसने, क्योंकि ये 3 टाइम्स दिख रहा है मुझे। तो इसीलिए जब मोल्स इसका हम फाइंड करेंगे, मोल्स, इसको मैं इस बड़े कंपाउंड को A कह रहा हूँ, तो मोल्स ऑफ A जो होगा ये हो जाएगा गिवन मास बाय इसका मोलर मास। 2 3 बार ये फॉर्मूला लिख चुका हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कैंसिल करोगे 3 मोल्स। तो इस हिसाब से इसके एक मोल में 3 मोल्स नाइट्रोजन एटम है। तो 3 मोल्स में कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे मोल्स, तो थ्राइस, आप कहोगे सर 3 टाइम ज़्यादा, यानी 9 मोल्स नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम इतने मोल्स हैं तो नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं आप कहोगे सर आपने ये क्यों लिखा, इसके बाद भी वैल्यूज़ होती है। मैं कहूँगा ये देखो इसने एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, तो इसलिए आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो इसीलिए अब एक मोल में इतने होते हैं तो 9 मोल में कितने हो जाएंगे, तो इसका 9 टाइम्स मैं कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ एन एटम ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर, यानी 9 × 6.02 × 10⁻23। यही आंसर होगा। आप देखते हैं आंसर को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो आंसर को करना है x × 10⁻21 के फॉर्म में और x बताना है। तो देखते हैं इसमें 10⁻21 अलग करो तो 100 अलग हो जाएगा। वो 100 जो 10⁻21 अलग करने के बाद जो 100 होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 9 × 602 हो जाएगा, इंटू 10⁻21 ऐसे लिख देंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करके अगर 9 × 2 = 18 और 54, ओके 9 × 6 = 54 हो गया। बस दिस इंटू 10⁻21 दिस इज x, यही x है। तो 5481 यही आंसर है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट ये आते हैं। अब कह रहा है अ प्रोटीन A कंटेन्स 0.3% ऑफ ग्लाइसिन। बहुत बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ देते हैं कि सर हमें ना तो प्रोटीन के बारे में पता है ना ग्लाइसिन के बारे में पता है। भाई ग्लाइसिन के बारे में पता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है इसका। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है बस उसी की ज़रूरत होती है। उसका फॉर्मूला क्यों चाहिए, ताकि उसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें, तभी इसीलिए इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन A इज़। भाई मिनिमम मोलर मास तो कम से कम एक ग्लाइसिन तो होगा ना इस प्रोटीन में मिनिमम के लिए। आप कह सकते हो सर 2 भी हो सकता है, मैं कहूँ बिल्कुल। 3 भी हो सकता है, मैं कहूँ बिल्कुल। लेकिन सर मिनिमम लगा दिए तो मिनिमम के लिए 1। भाई किसी भी कंपाउंड में कोई भी मॉलिक्यूल या एटम होगा तो इंटीजर ही होगा ना। ओके, जैसे कोई भी फॉर्मूला आप देख लो, आप NaCl देख लो, कम से कम 1 Na मानते हो। Na2CO3 देख लो, 2 Na। कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो, कोई कंपाउंड आप याद करके बता दो जिसमें Na 0.5 हो या 1.5 हो। तो ये वेल डिफाइंड है कि कम से कम 1 ग्लाइसिन तो होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए 1 ही लेंगे। आप कह सकते हो सर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जब इंटीजर ही होना है। मैं कहूँगा हाँ, लेकिन मिनिमम वर्ड इसने यूज़ कर दिया। ये देखो मिनिमम मोलर मास, तो इसीलिए ग्लाइसिन का 1 होना चाहिए, ख़त्म बात। तो इसका मतलब जो भी प्रोटीन का मोलर मास है इसका अगर हम 0.3% निकालेंगे तो 75 के, यानी एक ग्लाइसिन का मास 75 है तो 75 के इक्वल होना चाहिए। तो मोलर मास जो भी है मुझे नहीं पता, उसका 0.3% का मतलब दिस इट शुड बी इक्वल टू मिनिमम के लिए एटलीस्ट 1 ग्लाइसिन, और एक ग्लाइसिन का मोलर मास है 75। सिंप्लीफाई करो, ये मोलर मास आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाई 0.3। जो आएगा वो हमारा आंसर है। देखते हैं क्या आएगा। मैं फालतू में इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था। ये तो ऊपर में 1000 जाके डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे एक 0 दोगे डेसिमल गायब, और 3 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया।
इसको एक्सप्रेस करोगे तो इट इज़ 25 इंटू 10⁻³ कितना सिंपल। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 25, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, 5th पे आते हैं। कह रहा है कमर्शियली सोल्ड concentrated HCl is 35% HCl by mass. If the density of commercial acid is 1.46 ग्राम पर ml, the molarity of the solution is। बहुत बेसिक मैथड, न जाने कितनी बार ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे इसे हम। तो दो तरीका है। एक तो फॉर्मूला लवर के लिए, फॉर्मूला लवर के लिए सिंपल है, जो फेमस फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी इज़ नथिंग बट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। बहुत फेमस फार्मूला है। परसेंटेज ये होना चाहिए मास परसेंटेज, याद रखना, ऐसा नहीं कि मोल परसेंटेज दिया हुआ पुट कर रहे हो, तो मास परसेंटेज होना चाहिए। डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर ml होना चाहिए, नहीं है तो इसमें कन्वर्ट करोगे तभी इसमें पुट करना है, और यहाँ पे मोलर मास। तो आप कहोगे सर इससे कैसे आएगा, मैं कहूँगा देखो परसेंटेज 35 दिया हुआ, 35 लिख दो, डेंसिटी 1.46 और यूनिट ग्राम पर ml ही दिया हुआ है, यानी डायरेक्ट पुट करना है हमें। नहीं होता ग्राम पर लीटर वगैरह होता तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा होता। तो इट इज़ 1.46 इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ HCl कितना होगा। तो आप आराम से बताओगे कि सर HCl है, ओके, तो ये तो चुटकियों में निकालोगे। H का 1, क्लोरीन का 35.5, वैसे इसने दे भी दिया है, ओके, तो ये 36.5। इसको सिंप्लीफाई करो, विल गेट द रिजल्ट। ये वैल्यू आ रही है 13.96। तो नियरेस्ट इंटीजर में हमें पुट करना है ना 13.96, यानी अप्रॉक्सीमेटली 14, ये 14 है, सॉरी 14, ये सी ऑप्शन हो गया। अब कोई कैसे, मान लो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या मेरे पास कोई होप है, मैं कहूँगा येस डेफिनेटली हैव अ होप। अब उसमें एकदम फंडामेंटल से, जिसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो फंडामेंटल से मैं कैसे करूँगा इसको, मैं परसेंटेज को यूज़ करूँगा। ओके, देखो पहले मोलैरिटी चाहिए, आप लिख लो, मोलैरिटी इज मोल्स किसका, HCl का, बाई वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, इंटू 1000, यही होता है। तो अब आप एकदम आराम से शुरू कर सकते हो। आप क्या करो, मास ऑफ सोल्यूशन लेट करो। आप कहोगे सर मास ऑफ सोल्यूशन क्यों लेट कर रहे हो, मैं कहूँगा कुछ भी लेट कर सकते हो, मास इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज बाई मास है। तो जो भी मास ऑफ सोल्यूशन मैं लेट करूँगा उसका 35% अपने आप बाई डिफॉल्ट HCl आ जाएगा। तो इसलिए मास ऑफ सोल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ, ये 100 ग्राम मैंने लेट किया। तो इस हिसाब से मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा, आप कहोगे इसका 35% सर, तो मैं कहूँगा ठीक है, तो 35% इज़ 35 ग्राम, 100 का 35% इतना ग्राम। तो यहाँ से पहला पार्ट मोल्स ऑफ HCl मैंने निकाल के बैठ गया, कितना 35/36.5। अभी ये मोलर मास मैंने फाइंड भी किया था, यानी ये पार्ट ओवर। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो आप कहोगे सर मास ऑफ सोल्यूशन लेट कर ही रखा है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है 1.46। तो आप खुद रिकॉल करो डेंसिटी क्या होता है, अगर रिकॉल करोगे तो डेंसिटी इज़ मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज़ मास बाय डेंसिटी, बस सीधा सा बात है। तो यानी कि जो वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा, मास 100 बाई डेंसिटी, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने, मास 100 बाई डेंसिटी 1.42, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। तो बस उठाओ, इसको यहाँ पे पुट करो, इसको यहाँ पे पुट करो, देखोगे यही फॉर्म आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। यहीं से डेराइव ही होता है इनफैक्ट ये। तो एकदम फंडामेंटल, कुछ नहीं पता, हमने लेट करके एकदम बेसिक से किया। आगे बढ़ते हैं, और यही फॉर्मूला है मोलैरिटी का। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑन कंप्लीट कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1 ग्राम वाटर। देखो इसी पेपर में दूसरी बार आ गया, द परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैं रिकॉल करा दूं कौन सा क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन था शायद, यस ये क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया था, CO2 का मास दिया था और वाटर का मास दिया था, पूछा था परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिल रहा है एग्जैक्ट। इसीलिए PYQ करने का वर्थ है, ऑलवेज दे डोंट हैव चॉइस। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का मास दिया हुआ है। तो मैं इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ कर दे रहा हूँ। क्या करना है, वही चीज़ फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.2 ग्राम। अब थोड़ा एक्सपर्ट तरीके से करते हैं। ओके, हमें पता है 12 ग्राम कार्बन और टोटल मोलर मास 44, कार्बन का कंट्रीब्यूशन 44 में 12 है, तो इसीलिए इतने ग्राम अगर टोटल होगा तो कितना होगा। तो आप सीधे लिखो कि जब 44 था टोटल तो कंट्रीब्यूशन 12 का है, तो इसीलिए जब कंट्रीब्यूशन 1 का होगा तो 12/44, और जब 0.2 का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं एडवाइस नहीं करता हूँ एग्जाम में डायरेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई। ये आ गया, लिख दो मास ऑफ कार्बन आ गया 12/44 इंटू 0.2, भूल जाओ इसको, अभी सिंप्लीफाई करेंगे।
और इसने सिर्फ कार्बन का परसेंटेज पूछा है, तो डोंट मैश अप विद द हाइड्रोजन, उससे उलझना नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही जो कैलकुलेशन आएगी यही आएगी। अभी वैसे बाद में हम देखेंगे इसको, अभी अभी इसको कैलकुलेट नहीं करना है आपको एग्जाम में। अब परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, यही होगा। तो मास ऑफ कार्बन निकाल रखा है हमने 12 इंटू 0.2/44, और ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3। तो मास ऑफ कार्बन बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, कितना सिंपल हो गया, कहानी ख़त्म। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। और ये ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, पहले तो दोनों का डेसिमल हट जाएगा ऊपर नीचे डेसिमल होने से। 4, ओके, तो 4 और ये भी 11 बार में कैंसिल, 11, तो इसका मतलब वैल्यू इज़ 200/11। ये तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये वैल्यू आ रही है 18.18, अप्रॉक्सीमेटली 18, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, 18 विल बी द आंसर। कितना सिंपल। ऑलवेज PYQ करो, मैंने प्रूफ किया है, आप मेरे को देख लेना, क्योंकि अब मैंने बंद कर दिया वो बनाना। रीज़न है कि इसमें अभी बहुत काम बाकी है, तो इसीलिए मैं स्पीड सोल्यूशन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। अपने PYQs को हर टॉपिक में मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 20 के बाद के सारे PYQ टॉपिक वाइज अरेंज होनी चाहिए उसकी प्लेलिस्ट। तो उसी पे वर्क कर रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक मिसिंग है, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। भाई मीथेन है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा मीथेन का, CH4। ओके, 18 ग्राम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, तो पूछा है कितना मोल्स मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। मोल्स ही पूछा है हमसे, तो ये तो सिंपल है। पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिख लो इसका। आप कहोगे सर मीथेन है, तो मीथेन का तो बैलेंस इक्वेशन CH4 प्लस O2 कंबशन करा रहे हैं, तो CO2 प्लस H2O बनेगा। इसने दिया क्या है वैसे, ये टू प्रोड्यूस, अच्छा मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अच्छा वाटर के मोल्स दे रखे हैं हमें। इसको पहले बैलेंस कर लो। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 2 है, तो 2 लगा दो, 4 हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन 2 और 2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 2 जा 4 बराबर। अब इसका मास दिया हुआ है 81 ग्राम्स। पहले इसका मोल्स निकालते हैं, क्योंकि भाई ये हमें बता रहा है कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, यही बता रहा है। तो 81 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मोल्स, तो 81 बाई मोलर मास। फिर वही मैं कहूँगा, इस 2 का कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था। मोलर मास इज ऑलवेज मास ऑफ 1 मोल। H2O को अलग लिखो, इसका मोलर मास फाइंड करो, यही मोलर मास होगा। तो डिवाइडेड बाई 18, कहानी ख़त्म। कितना सिंपल। तो 81 डिवाइडेड बाई 18, ये मोल्स आ गया। इसीलिए अब इसके 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग इसका 1 मोल बन रहा है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 9 से, 9/2 आ जाएगा ये, सिंप्लीफाई करोगे। तो इसके 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग इसका 1 मोल, यानी जितना ये है उसका हाफ ये है। मीथेन देख लो ना, ये 2 है तो ये 1 है, हाफ। तो अगर ये 9/2 होगा तो ये 9/4, इसका हाफ। इतना मोल्स आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2.25 आएगा। किस फॉर्म में लिखना है, 10⁻⁻2 के फॉर्म में लिखना है हमें। तो इसको लिखेंगे ना 225 इंटू 10⁻², सिंप्लीफाई करो यही आएगा। इसलिए 225 विल बी द आंसर। कितना सिंपल, इतना सिंपल कुछ नहीं मिलना है आपको, सिर्फ केमिस्ट्री में मिल सकते हैं इतने इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। कह रहा है 116 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन रिएक्शन यील्ड्स 7.5 ग्राम हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम ऑक्सीजन एंड 4.5 ग्राम कार्बन। ये तीनों का इसने बेसिकली, उसमें 3 कंपोनेंट्स थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन, उनका मास दे दिया है, एटॉमिक मास भी दे दिया है। द डेटा एग्रीज विथ हाउ मेनी फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, कितने, हाउ मेनी फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप है या टिक करना है, हाउ मेनी क्यों कह रहा है, 2 3, एनीवे ये मुझे लग रहा है इंटीजर टाइप है, लेकिन इसने ABCD करके लिख दिया है। तो आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। जो जो एटम्स दिए हुए हैं आप उसको लिख लो। देखो कभी भी ऐसा केस आए, यहाँ पे एब्सोल्यूट मास या परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, जो भी एटम्स दिए हुए हों, तो आपको यहाँ पे लिखना है एटम। मैं चेन ही बता देता हूँ, ऑलवेज यही तरीका है, एटम। फिर यहाँ पे उनका परसेंटेज या मास जो भी दिया हो, जैसे यहाँ मास दिया हुआ है, परसेंटेज देता तो परसेंटेज,
ये तो डेटा आपको जो गिवन है वो लिख दो। पहले मैं लिख देता हूँ जो डेटा दिया हुआ है मुझे हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। मुझे ऑक्सीजन एटम का मास दिया हुआ लिख दिया, और कार्बन एटम का मास दिया हुआ है। इसकी जगह परसेंटेज भी दे सकता है एग्जामिनर, याद रखना। ये वैल्यू आप लिख दो 7.5, ये वैल्यू है 60, ये वैल्यू है 48.5, एकदम सिंपल। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू होगा। बेसिकली अब मुझे इसके मोल्स निकालने हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो भी परसेंटेज या मास जो भी है ना, ठीक है, इस कॉलम की वैल्यू, इसको कॉलम 2 कह दो, कॉलम 2। तो जो कॉलम 2 आया है इसको अब इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है अगले में। अगर परसेंटेज दिया तो परसेंटेज को डिवाइड करो, तो आप कहोगे सर यहाँ तो हमें मास दिया हुआ है और इसका एटॉमिक मास 1 है, तो मैं कहूँगा लिख दो। तो 7.5/1 7.5, भूल जाओ इसे। ऐसे ही 60/16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। ये कितना आएगा, जो भी वैल्यू आए उसको लिख लिख देता हूँ मैं, और इसको भी मैं फिलहाल लिख देता हूँ 48.5/12, जो कार्बन का आएगा। ये मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ये 3.75 लगभग 4 के बराबर है, और ये भी लगभग 4 के बराबर है। अब इसके बाद लास्ट कॉलम होता है, इसको सिंपलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो इसका रूल यही होता है कि इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उठाओ और उस वैल्यू से सबको डिवाइड करो, इंक्लूडिंग इट सेल्फ। तो सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में 3.75, ये सिंपलेस्ट इंटीजर में बदलने जा रहे हैं। तो 7.5 को 3.75 से डिवाइड करो, तो ये रेशियो अप्रॉक्सीमेटली आप देख लो 2 आ जाएगा, कैंसिल होके 2 लिख दो। नियरेस्ट इंटीजर में 3.75 को फिर से 3.7, जो सबसे छोटी वैल्यू है सबको डिवाइड करना है, ये 1 आ गया। फिर 4 को भी 3.75 से डिवाइड करोगे तो जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा ये 1 आएगा। यानी कि जो भी कंपाउंड होना चाहिए उसमें काउंटिंग वाइज कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए COH2। बस अब यही हमारे पास क्लू है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, कार्बन हाउ मच, तो कार्बन 2 है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 and 1 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 मैच कर रहा है, 1 1 2, 1 1 2, यस मैच कर रहा है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला कॉमन फैक्टर निकालोगे, ठीक है, तो हो जाएगा ना COH2 2। यस, ये मैच कर रहा है भाई, मैं टिक कर देता हूँ, ये मैच कर गया हमारा। इसमें आ जाओ, ये तो देख के ही लग रहा है मैच करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो ये भी मैच कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ, इसमें 2 ऑक्सीजन दे रखा है इसने, तो कार्बन 2 वही लिखना है हमें उसको भी, थर्ड ऑप्शन को, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, 3 3 6, हाइड्रोजन 6, ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन करोगे तो COH3 आएगा, होल 2 लगेगा, इसमें होल 2 लगेगा, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको हम मार्क नहीं करेंगे। इसको अब फिर से कर लो, कार्बन 2, ऑक्सीजन 1, एक ही ऑक्सीजन है, एंड हाइड्रोजन 3 and 1 4, हाइड्रोजन 4। ओके, तो इसमें यही एम्पिरिकल फार्मूला है जो कि मैच नहीं कर रहा है उससे। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला ये आना चाहिए, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए 2 आंसर्स हो जाएंगे। इसका 2 लिखना होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो ऑलवेज मैंने तरीका ये एकदम लिस्ट याद कर लेना, ध्यान रखना यही तरीका है। कुछ नहीं, हम मोल्स तक पहुँचते हैं, जो भी मास या परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड करके मोल्स, क्योंकि आपको पता है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो भी होता है वो मोल्स का रेशियो होता है एक्चुअल में। CXHHYOZ अगर ऐसे है तो आप कहोगे ना X मोल्स कार्बन है तो Y मोल हाइड्रोजन है और Z मोल ऑक्सीजन है। तो ये जो सफिक्स होता है ये बेसिकली मोल्स का रेशियो होता है, इसलिए मोल्स पे पहुंचना होता है। तो जो भी मास परसेंटेज हो या एक्चुअल मास हो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स पे ले आते हैं, फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, सुटेबल इंटीजर में। तो उसके लिए सबसे छोटी वाली वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड ए कंटेन्स इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन, इतना परसेंट नाइट्रोजन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। आ जाओ, इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बताइए, फिर से एम्पेरिकल फार्मूला का है। देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा सिंपलेस्ट रेशियो में, इसको आप लिख दो। तो आपको कैसे 6 कॉमन कर लेंगे, अगर हम 6 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन H2O, 6 कॉमन हो चुका है, ये रहा, ऐसे आप लिख दोगे ना, तो इस 6 को हम हटा देते हैं। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो में, इसी का सिंपलेस्ट रेशियो में जो फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, EF मैं लिख रहा हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला। ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये चीज़ होता है। तो इसका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला में एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए
एम्पिरिकल फार्मूला में हमें क्या करना होगा, किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो इंटीजर केस टू केस वेरी करेगा, जैसे प्रेजेंट केस में वो इंटीजर 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आते हैं एम्पेरिकल मास क्या होगा। इसके बेसिस पे जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, एम्पेरिकल फार्मूला के बेसिस पे जो एम्पेरिकल मास होगा उसको हम कहेंगे एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा, 12 + 2 + 16, सम अप करो 30। इसका आप मोलर मास निकालोगे तो वही 6 टाइम्स ये हो जाएगा ना, 6 से ही तो मल्टीप्लाई हुआ है। बाकी आप चाहो तो 12 × 6 + 12, 1 × 12 + 16 × 6 करो, ये आ जाएगा 180। तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, आपको कैसे इसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, यानी मॉलिक्यूलर मास इज़ नथिंग बट एम्पेरिकल मास मल्टीप्लाइड बाय वही ऊपर वाला इंटीजर, यही आएगा। तो ये हुआ हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है क्या, कि इसके बेसिस पे मैं एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लूँगा, अभी जो ऊपर तरीका बताया है, और एक बार एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो एम्पेरिकल मास आ जाएगा। तो एम्पेरिकल मास आ गया और इसने मॉलिक्यूलर मास तो दे ही दिया है, मोलर मास दे रखा है। तो एम्पेरिकल मास को यहाँ पुट करूँगा, मोलर मास को यहाँ पुट करूँगा, वो इंटीजर आ जाएगा मेरे पास। और जब इंटीजर आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है ना, तो एम्पेरिकल फार्मूला तो आ ही चुका था जिसके बेसिस पे मैंने एम्पेरिकल मास निकाला था, उसमें फिर इसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये हुई हमारी प्लानिंग। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसे। तो वही लिस्ट बनाएंगे, इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है ना उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड नाइट्रोजन है। कितना कितना है, हाइड्रोजन है 8.7%, यह है 74% और यह है 17.3%। बस इतने की ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया सेकेंड लिस्ट में। अब थर्ड में आपको पता है इस वाले लिस्ट को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो आ जाओ 8.7/1, तो ये 8.7 लिख के छोड़ दिया। इसके लिए अब क्या करोगे आप, 74 / 12, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसके लिए क्या करोगे, 17.3 / 14, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आ रहा है। 1 मिनट में एग्जैक्ट निकालता हूँ। ये वैल्यूज़ लिख दी, इसको भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 लिखा था, 6.16 कर दिया, ये 1.23 आ रहा है। अब आपको पता है जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करना है इंटीजर बनाने के लिए। ये तो डेटा था, ये हमने एक कैलकुलेशन किया। अब सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में 1.23, यानी ये सब अप्रॉक्स वैल्यू निकाला जाता है 1.23। आप 12 का टेबल पर हो, देखो 87 के पास कहाँ पे पहुँच रहे हो, 7 टाइम्स में। ओके, ऐसे एग्जैक्ट मैं एक बार देखता हूँ कितना आ, यस ये 7.07 आ रहा है, तो ये 7 हो गया। वैसे ही इसको डिवाइड करो, 6.16 को 1.23 से डिवाइड करो, ये 5 आ जाएगा। दिख रहा है 1260, 12 5 जा 60, तो ये 5 आ जाएगा। वैसे मैं एग्जैक्ट देख लेता हूँ इसको, एग्जैक्ट 5 आ गया, 5.008, तो इसे हमें 5 लेना है। और ये तो खैर 1.23 डिवाइडेड बाई 1.23, ये तो एग्जैक्ट 1 आ गया। यानी 751 जो नियरेस्ट इंटीजर होगा इसका 5 होगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर 7 होगा। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, कार्बन 5, नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 7। अब आते हैं हम वो रेशियो निकालते हैं। पहले तो इसका एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल मास 12 5 जा 60 + 14 + 7 कितना आ जाएगा, 60 70 74, 74 और 7 81, 81 आ गया एम्पेरिकल मास। और मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास है 162, 162। इसका मतलब ये 2 टाइम्स है अगर आप एनालाइज करो तो एम्पेरिकल मास का 2 टाइम्स है मोलर मास, यानी वो n की वैल्यू आ गई 2। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो ये एम्पेरिकल फार्मूला था ना EF, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कार्बन 10, नाइट्रोजन 2, सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, एंड हाइड्रोजन 14। कितना सिंपल। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। तो इससे मुझे एम्पेरिकल फार्मूला पता चला, लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है वो इंटीजर नहीं पता था। तो उसके लिए मैंने एम्पेरिकल मास निकाला और मोलर मास दिया हुआ था, उससे मुझे वो इंटीजर पता चल गया। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10 2 14, 10 2 10 10, नाइट्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 14 आगे पीछे करके लिख दिया इसने, तो इसीलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 10th पे आते हैं।
कह रहे कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स 0.792 ग्राम CO2 एंड 0.442 ग्राम H2O। देखो फिर से वही कहानी पूछा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपोजिशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है ये। प्लानिंग क्या होगी, और पहले एकदम प्लानिंग समझते हैं, बिना प्लानिंग के तो किसी क्वेश्चन को आगे मत बढ़ो। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है OC, इसका मास है 0.492 ग्राम्स। भाई सीधी सी बात है, मुझसे ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है तो इसमें कितना ऑक्सीजन ये मुझे निकालना है। अब मैं देखता हूँ मुझे क्या दिया हुआ है। मुझे इससे मिलने वाला CO2 दिया है, जब हमने इसका कंबशन कराया तो इससे मिलने वाला CO2 दे रखा है कितना, 0.793 ग्राम्स, भूल जाओ। इससे मिलने वाला H2O दिया हुआ है कितना, 0.442 ग्राम्स। इससे मिलने वाला ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया है। ओके, इसका कंबशन कराएंगे तो कंबशन कराने में ऑक्सीजन आप लगा रहे हो, तो जो आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन है वही सब मिलकर यहाँ पे सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे इसमें, तो इसीलिए ऑक्सीजन का कंजर्वेशन आप नहीं कह सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि इसका ऑक्सीजन मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के बराबर होगा। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपने कंबशन कराने के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन जरूर सप्लाई किया होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का कंबशन कराएंगे तो ऑक्सीजन जरूर सप्लाई करोगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस O2, इससे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 प्लस H2O, तो यहाँ के जो टोटल ऑक्सीजन होंगे ये ऑक्सीजन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन दोनों मिला के होगा, तो इसलिए वो नहीं करना है। तो आप कैसे ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही 3 एटम्स हैं, तो मैं यहाँ से कार्बन, क्योंकि यहाँ का पूरा कार्बन CO2 में आया है, आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया, कार्बन या हाइड्रोजन नहीं, तो इसका टोटल कार्बन यहाँ पे गया है, इसका टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे गया है, तो यहाँ से हम इसके अंदर का कार्बन निकालेंगे, यहाँ से इसके अंदर का हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी CO2 से कार्बन निकालेंगे, H2O से हाइड्रोजन निकालेंगे। अब कार्बन हाइड्रोजन को कलेक्टिवली जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही 3 इसमें प्रेजेंट हैं। तो यही प्लानिंग है। तो शुरुआत करते हैं, टारगेट ऑक्सीजन को निकालना। ओके, तो प्लानिंग बता दी है, तो सबसे पहले मैं कार्बन को निकाल रहा हूँ। तो फिर ये बहुत पुराना मेथड हो चुका है, 3-4 बार आ चुका है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मास ऑफ कार्बन कितना होगा। इसमें जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन है 12 बाई टोटल 44, वही यूनिटरी मेथड से, जब 44 था टोटल तो 12 था, तो 1 होगा 12/44, जब इतना होगा तो 12/44 इंटू दिस, तो वो डायरेक्ट मैंने कर दिया 0.793। कितना सिंपल, ये मास ऑफ कार्बन। ऐसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 2, टोटल मास कितना 18, इसका मोलर मास 2 + 16 18 इंटू 0.442। आप चाहो तो वही यूनिटरी मेथड जो पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने इसको अप्लाई किया है। सिमिलरली हमें 2 क्वेश्चन इसके पहले मिल चुके हैं। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ रहा है 0.216। ऐसे ही इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है 0.049। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन दोनों को सम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वो मास 0.492 माइनस 0.216 ऑक्सीजन कार्बन वाला मास माइनस करेंगे, अब प्लस ऑक्सीजन वाला मास, सॉरी हाइड्रोजन वाला मास माइनस करेंगे, इतना आ जाएगा हमें सिंप्लीफाई करके। ये वैल्यू आ रही है 0.227 ग्राम्स। तो बस ऑक्सीजन का मास आ गया हमारे पास, इसमें कितना है तो परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 0.227 परसेंटेज जो है ऑक्सीजन परसेंटेज, ऑक्सीजन का मास यहाँ से यहाँ पे हमारे डिवाइडेड बाय हाउ मच 0.492 टोटल इंटू 100। पता नहीं क्यों मुझे 50% लग रहा है, 50% से थोड़ा सा कम। एक मिनट देखें ऑप्शन क्या, पूरा नहीं, नियरेस्ट इंटीजर है भाई, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 46.13, यानी 46 नियरेस्ट इंटीजर में इट इज़ 46 विल बी द आंसर। एकदम सिंपल कैलकुलेशन था, बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बदलाव था कि इस बार ऑक्सीजन पूछा था तो इन दोनों का मास निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमने ऑक्सीजन का मास निकाला और उससे फिर परसेंटेज फाइंड किया। ओवर एंड आउट। आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, बैलेंस इक्वेशन। व्हेन 4.10 kg ऑफ Fe3O4 एंड इतना kg ऑफ CO आर अलाउड टू रिएक्ट, द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड इज, सभी का एटॉमिक मास दे रखा है। तो देखो इसमें आपको क्या है, इसका भी मोल्स दिया हुआ है और इसका भी मोल्स दिया हुआ है। भाई मास दिया तो मोल्स निकाल ही लेंगे मोलर मास से ये डिवाइड करके।
तो इसका इसका दोनों का मोल्स दिया हुआ है, पूछा है आयरन कितना बनेगा। तो अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल्स दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट में जाएगा। भाई किसके बेसिस पे इसके मोल्स फाइंड करोगे, इसके बेसिस पे या इसके बेसिस पे? तो दोनों के बेसिस पे अलग अलग आएगा। तो यहाँ हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा कि कौन पहले जीरो हो जाएगा। तो पहला काम करते हैं, दोनों के मोल्स निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में इसके मोल्स फाइंड करता हूँ जो डेटा दिया हुआ उससे। तो मोल्स ऑफ Fe3O4 दिस इज़ हाउ मच। आपको क्या सर गिवन मास, तो पहले तो मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो 4640 बाई इसका मोलर मास यहाँ निकालते हैं 56 3 जा क्योंकि इसका एटॉमिक मास 56 प्लस 16 इंटू 4। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये 232 आ गया, 232 ये मैंने 232 से इसको डिवाइड किया, ये 20 मोल्स आ जाएगा। और ऐसे मोल्स ऑफ CO निकाला, गिवन मास था, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया 2520 और इसका मोलर मास होता है 28। तो 28 से अब इसको डिवाइड करने पे आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है ये 90। तो अब दोनों के मोल्स पता चल गए। इस बैलेंस इक्वेशन को आप ले लो और इसी पे हमें वर्क करना है पूरा। तो ये है Fe3O4 प्लस 4CO गिविंग यू 3Fe प्लस 4CO2। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट इज़ आयरन, अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड, यही हमारा टारगेट है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। ये 20 और वो 90। तो इसके मोल्स हैं 20 और इसके मोल्स हैं 90। अब लिमिटिंग फाइंड करो। देखो लिमिटिंग के लिए मैं ऑलवेज स्टूडेंट को एक ही चीज़ बताता हूँ, एक के बेसिस पे दूसरे की क्वांटिटी निकालो। आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, साइड में लिखो, अगर ये वैल्यू कम हुई, जिसके ऊपर लेस आएगा ना वही आ जाएगा। तो देखो क्या है, इसके 1 मोल के लिए इसका 4 मोल चाहिए, बैलेंस इक्वेशन बता रहा है। तो 1 के लिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के लिए 4 चाहिए। तो 20 के लिए आपको कैसे 4 टाइम ज़्यादा 80 चाहिए, मैं लिख लो। अब चेक करो जो अवेलेबल क्वांटिटी है ज़्यादा है या कम। तो आपको कैसे चाहिए, तो हमें 80 लेकिन ये है 90 ज़्यादा, तो मैं कहूँगा इसके ऊपर मोर लिख दो, मोर। अगर इसके ऊपर मोर आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर लेस आएगा, दो ही स्पीशीज़ है, ये ज़्यादा है तो इसका मतलब यही कम होगा। तो जो कम हो गया वही लिमिटिंग है, यानी ऑल द कैलकुलेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ Fe3O4। इसी के बेसिस पे आपको सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक यही दिया होता और ये कह देता एक्सेस में है, जैसे इसने मोर लिया है और ये लैंग्वेज वो हमें बता देता, ये तो हमने वेरीफाई किया ना इसको कि ये एक्सेस में है। अगर लैंग्वेज बता देता तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे हम Fe3O4 के बेसिस पे Fe निकाल देते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये लिमिटिंग हो जाता ना तो देयर आर चांसेस कि पूरा Fe3O4 रिएक्ट ना करे। उस केस में अगर कोई स्टूडेंट आंख बंद करके सिर्फ इसके बेसिस पे Fe निकालेगा तो गलत भी हो सकता है। इस केस में कर देगा तो तुक्का लग गया। वैसे रूल यही होता है कि दोनों दिए हों तो लिमिटिंग फाइंड कर लो। अब ये पता चल गया, अब हमें इसी के बेसिस पे Fe निकालना है। तो देखो क्या है, इसके 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग इसका 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। देख रहे हो 1 मोल से 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो 20 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, तो आप कहोगे सर 3 टाइम ज़्यादा, 20 इंटू 3 60 मोल्स प्रोड्यूस होगा। अब इसने शायद मास पूछा है, अमाउंट ऑफ आयरन इन ग्राम्स पूछा है। तो अब बहुत सिंपल, आप कहोगे सर मोल्स आ ही चुका है तो मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास। तो ये रहा मोल्स और इसका मोलर मास ये एटम है तो एटॉमिक मास कहेंगे 56। फिर से ये मत करना कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका कोई रोल नहीं होता है मोलर मास एटॉमिक मास में। सीधे Fe लिखो, हाँ Fe कितना होता है 56, उठा के रख दिया, बस यही रिजल्ट आएगा। ये आ गया हमारे पास 3360 ग्राम्स, कहानी खत्म हो गई भाई। तो यही रिजल्ट आ जाएगा इसमें 3360। देखो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, कह रहा है गिरानियोल, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इग्नोर मारो, ख़त्म, ये सब ऐसे ही फालतू के हैं। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल, द डेंसिटी ऑफ द वेपर इज़ 0.46 ग्राम पर लीटर। देख रहे हो डेंसिटी ऑफ वेपर है 0.46 ग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी दे दी है उसके वेपर का, एट इतना डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 mm Hg प्रेशर है। द मोलर मास ऑफ दिस इज, देखो इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि पता होना चाहिए ना फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो PV इक्वल टू nRT बचपन से आपको पता है, गैसियस स्टेट का फॉर्मूला है और ये इसी से रिलेटेड है। ओके, मोलर मास हमसे पूछा है तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू DRT। आपको कैसे, ये कैसे आप लिख रहे हो उसको, तो मैं कहूँ कुछ नहीं, मोल्स को मैंने पुट किया, देखो PV मोल्स को लिख सकते हैं ना, मास बाय मोलर मास, RT मोलर मास को इधर ले गया, वॉल्यूम को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा PM
मास बाई एम, मास बाई वॉल्यूम आर टी, वॉल्यूम को ठीक से लिखते हैं, ये वी आ गया, वी आर टी, और मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो यही आ गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो यहाँ मुझे पता था मोलर मास है, तो मुझे दिख गया कि मुझे यही यूज़ करना है और कोई यूज़ नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं। डेंसिटी दे रखा है आपको इतना ग्राम पर एम एल, इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ पर लीटर। तो देखो पी प्रेशर कितना है, इतना। तो देखो आप कहोगे कि सर इसमें प्रेशर का कौन सा यूनिट रखना है, मैं कहूँगा आर की वैल्यू आप कौन सा यूज़ करने जा रहे हो, ये वाला यूज़ करने जा रहे हो आर की वैल्यू। इसमें आप देखो प्रेशर एटीएम में है, तो आपको एटीएम में रखना होगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर आएगा एटीएम में कितना आ जाएगा, 100 mm बाई 760, क्योंकि 1 ATM 760 mm के बराबर होता है, इसलिए 100 mm 100 बाई इतना ATM के बराबर होगा। तो ये आपको पुट करना है। वॉल्यूम का यूनिट लीटर्स में होना चाहिए, तो यस वॉल्यूम का एक ही जगह डेंसिटी में अपीयर हो रहा है, वो लीटर्स में ही है, चिंता नहीं करना है। तो बस सारा सेट हो गया। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ये टेम्परेचर केल्विन में है। तो अब इसमें हम डायरेक्ट पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को, तो देखो अपने आप आ जाएगा वैल्यू। हमें क्या पुट करना है, हमें प्रेशर आ जाएगा 100 बाई 760। मोलर मास, हाउ मच इज़ द मोलर मास, मोलर मास, अच्छा ये हमें निकालना है मोलर मास, ओके सॉरी। डेंसिटी दिया हुआ है 0.46, आर की वैल्यू 0.082 एंड मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 257, इट इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मच केल्विन, ये हो जाएगा 530। बस भाई सिंप्लीफाई कर दो इसको, यहाँ से m आ जाएगा। टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो भी डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, उसमें आपको 273 ऐड करना है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था, इसमें मैंने 273 ऐड करके 530 लिख दिया। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो इसको, मोलर मास आ जाएगा, ये आ रहा है वैल्यू 151.93। तो नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो इट इज़ 152, यही आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है यूजिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन दिस विल बी। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रूल है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। भाई दो सिंपल रूल, पहले कोई भी इंटीजर होगा ऑलवेज याद रखो, एकदम जो आपके मतलब का है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं इस पर। जो आपके नंबर का एब्सोल्यूट नंबर्स, जो एब्सोल्यूट नंबर में कितने मैंगोज हैं 3 4, एक एब्सोल्यूट नंबर अगर है तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो आप इसको इनफाइनाइट कहोगे क्योंकि इसको आप बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये 2 होगा, आप इसको 2.00 भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये भी एब्सोल्यूट 2.0000, क्योंकि आपको पता ही एब्सोल्यूट 2 है, कितने भी जीरो लगा दें उसके बाद कोई डेसिमल आने के चांस ही नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट होगा एब्सोल्यूट नंबर। लेकिन जो डेसिमल्स में हो सकता है, जैसे किसी चीज़ का लेंथ उसको आपने 2 सेंटीमीटर मेज़र किया है, तो वो एब्सोल्यूट नंबर नहीं होगा, वो 2.1 भी हो सकता है, 2.11 भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपके डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो चेक करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आ जाओ, कोई वैल्यू है जो डेसिमल में हो सकती है और उसको ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये 0 यूजलेस। ओके, हमें नहीं पता है कि किसी ने कैलकुलेट किया है इस वैल्यूज़ तक या नहीं किया है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब हम श्योर नहीं है। इट कैन बी 201, जिसको अप्रॉक्स करके 200 लिखा हुआ है, इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, 208 भी हो सकता है, 204 भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अप्रॉक्स करके लिखा गया है 100 के टर्म में। तो एक नंबर के बाद के जो ज़ीरो हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। अब कोई कहे कि मैंने 200 के बाद डेसिमल दे दिया, नाउ दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट। तो जीरो ध्यान रखना, किसी नंबर के बाद का जीरो तभी सिग्निफिकेंट होता है इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय अ डेसिमल। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3, और इसमें से 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा बिकॉज जीरो के बाद कोई डेसिमल नहीं है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। रूल नंबर 2। ओके, अब आ जाओ डेसिमल के बाद। भाई डेसिमल के बाद 3 5 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिर्फ 2। सुनते जाओ बस। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया 035, अब भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज यूजलेस, ये किसी काम का नहीं है। ये तो 10 के पावर में एक्सप्रेस हो जाएगा, 35 इंटू 10⁻3, वो 10 की पावर वाला कभी नहीं होता है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर कोई कहे अच्छा सर मैं इस साइड 0 दे दूँ, तो मैं कहूँगा नाउ दिस इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि जिस बंदे ने भी कैलकुलेशन किया वो हमें बता रहा है
कि 3 5 के बाद भी उसने एक स्टेप और आगे बढ़ के कैलकुलेशन किया है। तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो ध्यान रखना, डेसिमल के बाद का जो ज़ीरो है, ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट है। ओके, हाँ, अगर इधर नंबर होगा तो फिर फ़र्क पड़ेगा, तभी ये इनसिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद का जो नंबर है। तो ये नेक्स्ट रूल हुआ। अब मान लो ऐसे आ जाए 2.035, अब आपको सर क्या ये अब जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा? मैं नहीं, अब ये इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, दिस इज सिग्निफिकेंट। अब इसमें टोटल 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ओके, तो सिर्फ नंबर हो विदाउट डेसिमल तो सिर्फ नंबर को लेंगे। मान लो कोई कह दे कि सर ठीक है ऐसा है, लेकिन मेरे पास ये नंबर आ रहा है 204, अब मैं कहूँगा भाई अब तो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक नंबर आ जाए या डेसिमल आ जाए तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो रूल देखो, एब्सोल्यूट नंबर इनफाइनाइट, सिर्फ नंबर हो जो डेसिमल में हो सकता है। ओके, तो उसमें नंबर के बाद का जो जीरो, अगर उसके बाद डेसिमल या कोई नंबर नहीं आ रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होता है। जैसे ये डेसिमल आ गया तो ये अब सिग्निफिकेंट का पार्ट हो जाएगा, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ नंबर आ गया तो ये भी अब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के लिए रूल, डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होंगे, ठीक है, सिर्फ उसे ही काउंट करना है। अब डेसिमल के बाद जीरो और फिर नंबर आ जाए तो यस, नाउ दिस नंबर आर सिग्निफिकेंट, दिस जीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अब ऐसा आ जाए 0.030, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जीरो जो कि डेसिमल के नंबर के बाद आ रहा है, ये दिस इज सिग्निफिकेंट। अब आप कह दो कि सर डेसिमल के इधर भी नंबर उधर भी नंबर, तो बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सभी में यही है कि आप कैलकुलेशन करो और जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी वैल्यूज़ को ले लो, बस यही रूल है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं एज पर द रूल? आप कहोगे सर डेसिमल के बाद का जीरो तो यूजलेस है, तो 1, इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे कम 3 है, तो इसका मतलब हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर निकालना है। तो अब भूल जाओ, हमें बस ये लिख लेना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन बहुत ईजी कैलकुलेशन दी हुई है, आप इसको सिंप्लीफाई करो, डेसिमल को टेक केयर कर लो। जैसे मैं इसको क्या लिखूँगा, 2858 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2858 और 1 2 3 4 5, वही 10 टू द पावर मैं लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर -5 हो गया। वैसे उसको क्योंकि कैलकुलेशन करना है ना मुझे, 112 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई, इसको लिखो 1234, यानी 5702 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको आप सिंप्लीफाई करो पहले और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर बता दो। तो आ जाओ इसको शुरुआत करते हैं। ये मुझे लगता है 2 टाइम्स में, हाँ ये 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, 2 टाइम्स। और फिर इससे आप इसको डिवाइड करो तो ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 561, मुझे एक मिनट, 50 और 656। एक बार फिर से निकाल लेते हैं इसको। एक में मैं इसमें बेमतलब का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी मैंने नोटिस किया ये कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है देख लो, हमें ये तो पता चल गया कि जो मिनिमम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही होंगे आंसर्स में, तो उसी के बेसिस पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जीरो तो काउंट ही नहीं होते, अभी मैंने रूल में बताया है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आंसर नहीं हो सकता, काटते जाओ। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे सर 1 2, ये हमें लेना नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद का जो जीरो है आगे कोई नंबर होता तो हम लेते, तो इसीलिए ये तो है ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें आ जाओ, ये जीरो तो काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इकलौता सिर्फ यही आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर मेरा ऑप्शन पे नजर गया तो मैंने देखा ये तो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे ही आ जा रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको रूल समझा दिया जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो सबसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, बस कंसिडर कर लो, उसी के बेसिस पे आंसर देना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।